अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड। तमाम देखने वालों को रमजान करीम मुबारक। रमजान आता है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो डाइटिंग करने की कोशिश करते हैं, ईद की तैयारी शुरू करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा साल जो तलन नहीं खाते पर इंतजार करते हैं कि समोसे और पकौड़ों से अफ्तार करेंगे। सो आज हमारे स्टूडियोज के अंदर जो हमारे गेस्ट हैं उनको हमने मौदू किया है आपसे इसी हवाले से बातचीत करने के लिए। आसान जुबान में बताऊं तो मैदे के, जिगर के ये अमराज के डॉक्टर हैं डॉक्टर उस्मान। आपने देखा होगा आजकल हर दूसरी टीवी स्क्रीन के ऊपर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब इज एन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम तर वो मामला जिसके अंदर से आप रमजान के अंदर से आप गुजरते हैं उनको कैसे कर्व किया जा सकता है, उनसे कैसे बचा जा सकता है। थैंक यू सो मच उस्मान भाई फॉर कमिंग इन। अच्छा, मैंने कुछ ना अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई हैं जो कि रमजान में हमें भी फील होती हैं और बहुत सारे ऐसे जो रोजे रखने वाले मुसलमान हैं उनको अक्रॉस द वर्ल्ड उनको जो है ना वो फील होती हैं। जिस तरीके से एक ब्लॉटिंग वाला एक इशू है, दो कि आप पूरा दिन फास्टिंग कर रहे हैं और आप एम्प्टी स्टमक हैं, पर आपको जो फीलिंग ऑफ ब्लॉटिंग है वो पूरा दिन जो है ना कुछ हजरात के अंदर रहती है और आपको ऐसे महसूस होता है कि स्पेशली आपका जो स्टमक है, आपका बेली एरिया है वो ब्लॉटेड है थ्रू आउट द डे। इसकी क्या वजूहत है? सहरी में क्या वो गलतियां हैं जो वो करते हैं और पूरा दिन जो है ना एक ब्लॉटेड सिचुएशन के अंदर है? ब्लॉटिंग को अगर एक्सप्लेन करें तो उससे मुराद यह है कि मैदा आपको ऐसे फील होता है जैसे किसी ने अंदर गुब्बारा रख दिया। बिल्कुल ठीक है। उसकी दो बड़ी वजूहात हैं, पानी ज्यादा पी लेना या गैस ज्यादा पैदा हो जाना। ठीक है। पानी की मुनासिब मिकदार हो और गैस ज्यादा ना पैदा हो, ऐसी खुराक खाई जाए तो ब्लॉटिंग नहीं होती। ठीक है। अब वो क्या हम सहरी में करें कि जिससे ब्लॉटिंग ना हो? नंबर एक, कार्बोहाइड्रेट्स नशास्ता वाली जो खुराकें हैं वो मुनासिब मिकदार में लेंगे। ठीक है, जिसमें पराठे हैं, हाँ, रोटी पराठे, है, चावल, रोटी, नान खास तौर पे वो आपने कम मिकदार में लेना है। दूसरा, अपनी जो खुराक है, जो सहरी है, उसमें प्रोटीन की अच्छी मिकदार देनी है। गोश्त, अंडा, मुर्गी, मछली। यहाँ पे लोग सवाल करते हैं ये अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो हमें प्यास ज्यादा लगती है। सही है। प्यास प्रोटीन की वजह से नहीं लग रही, वो फैट और मसालों की वजह से लग रही है। तो प्रोटीन ज्यादा कर लें, पानी की मिकदार कम कर लें और सहरी से तकरीबन 20 मिनट पहले, टाइम खत्म होने से 20 मिनट पहले सब कुछ खत्म करें और थोड़ी वॉक करें। सही है, ठीक है। खाने के बाद या सहरी के बाद आपने पानी नहीं पीना और ये जहन में बिठा लें कि ये नहीं हो सकता कि अगर आप 10 गिलास पानी पी लेंगे तो वो अफ्तारी तक चलेंगे। ऐसा कोई बॉडी में मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है। 2 घंटे में जो भी जहाँ पे पानी ने पहुंचना है वो पहुंच जाना है और खत्म हो जाना है, चाहे 1 गिलास पिए चाहे 20 पिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि पानी के हवाले से जो है ना, ये तो हम बहुत सारा सुन रहे हैं कि अपने आपको हाइड्रेट करें और पानी जो है ना वो आपने 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर डिपेंडिंग ऑन कि आपकी प्रोटीन इनटेक की, आप कितने एक्टिव हैं, किस एरिया के अंदर आप रहते हैं। रमजान के हवाले से एक रेस लगी हुई होती है अफ्तार के टाइम पर भी, क्या वो मशरूबात इस्तेमाल करेंगे या पानी है तो वो आप 1 लीटर पानी गट पी जाएंगे? इसी तरीके से सहर के टाइम वहां से मौलवी साहब अपनी हल्का सा वार्म अप शुरू करते हैं ऑन लाउड स्पीकर और यहाँ से पानी की जो बोतल है वो बहुत सारे हजरात के मुंह पे लग जाती है। ये भी फरमा दें कि पानी पीने का प्रोटोकॉल क्या है, कि कितनी देर में कितना पानी आप इनटेक कर सकते हैं जो कि यूटिलाइज हो जाए और मसाने पे आपका जोर ना पड़े और वो खाली पानी आप डाल रहे हैं और वो जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, स्टिल आपके सेल्स जो हैं और आपकी स्किन जो है या आपको हाइड्रेशन वाली फील अंदर से नहीं आ रही। अच्छा, इसके लिए हम एक मैकेनिज्म बनाए, स्मार्ट हाइड्रेशन। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एकदम से अगर बहुत ज्यादा पानी पी लेंगे तो यूरिन के जरिए निकल जाएगा बॉडी से, बॉडी में जज़ब नहीं उस तरह होगा। सबसे पहला आपका सवाल, हमें कितनी जरूरत है पानी की? 1.5 लीटर कम से कम, बाकी आप जितना कंज्यूम कर रहे हो, जितना 1.5 लीटर मिनिमम। ठीक है। 1.5 लीटर, अगर कुछ भी नहीं करना तो 1.5 लीटर पानी जरूर लेना। दूसरी बात ये है कि किसको कितनी जरूरत है, वो जितना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी है, जितना ज्यादा पसीना आ रहा है उसको उतनी ज्यादा जरूरत है। ठीक है जी। कर पीना कैसे चाहिए? थोड़ा थोड़ा बार बार, लेकिन 2 इसमें चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि खाना और पानी मिक्स ना करें वरना ब्लॉटिंग होगी और रिफ्लक्स बढ़ जाएगा। मैदे में से जो तेजाब है वो मुंह में आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको जितनी जरूरत है उतना पी रहे हैं तो बॉडी उसे उतना कंज्यूम करके आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपके ऑर्गन्स भी अच्छे होंगे, आपका मैदा भी सही चलेगा। लेकिन खाना पानी मिक्स कर देंगे तो आपकी ये सारे सिस्टम उल्ट हो जाएंगे। एक टाइम पे इन 1 सिटिंग आप कितना पानी एक साथ कंज्यूम? 1.5 गिलास। 1.5 गिलास। अच्छा, 1.5 गिलास जो है वो मतलब कि आप पानी जो है
वो ऑलमोस्ट एक सिटिंग के अंदर पी सकते हैं। और आपने जिस तरह फरमाया कि पानी और फूड को, खाने को मिक्स ना करें, विच मीन्स कि पानी जो है हम आगाज के अंदर 1 गिलास कंज्यूम कर सकते हैं, फिर उसके बाद एंड पे और मिड में कोशिश करेंगे पानी ना पिए, और कितनी देर के बाद अफ्तार के कि हम पानी दोबारा से कंज्यूम कर। स्मार्ट हाइड्रेशन में हमने इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया है। रोजा खोलते हुए, ईशा की नमाज के बाद, उसके बाद रात को सोते हुए और फिर सहरी। और इसमें आपने अपने 8 से 9 गिलास मिनिमम पूरे करने हैं। इसमें आप डिवाइड कर ले, खाने के साथ बस उसे मिक्स ना होने दें, इसे कोई स्ट्रिक्ट रूटीन नहीं है। तरावी पढ़ने जा रहे हैं, अपने साथ एक छोटी बॉटल रख लें, थोड़ा थोड़ा लेते रहें बार बार। तो आपने बेसिकली 4 फेजेस में अपना 1.5 लीटर पानी पूरा करना है, वो आपकी नीड्स को पूरा कर देगा। दैट इज बेस लाइन कि आपने मिनिमम जो है वो 1.5 लीटर पीना है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने फरमाया कार्ब्स के मुतालिक फरमाया कि सहरी के अंदर आप कार्ब्स जो हैं उनको कम इस्तेमाल करें और एज कम्पेयर टू प्रोटीन ज्यादा करें, तो कार्ब्स और प्रोटीन की पहले तो फरमा दें रेशो क्या होनी चाहिए, फिर मैं आपसे कार्ब्स के मुतालिक भी जानूंगा कि वो कौन से कार्ब्स हैं जो आप सहर के अंदर आप जो है वो सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स का ना, ये दुनिया में चेंज हो रहा है। अब वो फूड आइटम्स पे बात करते हैं। ठीक है जी। बेसिकली एक थियोफाइलिन्स है, उसके अलावा फाइटोकेमिकल्स हैं जो एंटी एजिंग हैं, जो आपको सेहत भी दे रहे हैं और आपकी एज भी रिवर्स कर रहे हैं। तो उसके लिहाज से मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी जो सहरी है उसे कैसे डिजाइन करना है। जो अपनी प्लेट है उसे 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है जी। 50% प्रोटीन्स ले लें, जिसमें उबले हुए अंडे भी ले सकते हैं, ग्रिल्ड मीट भी ले सकते हैं, कोई बोटी ले लें, जो जैसे चिकन का शोरबा बना है उसकी 2-3 बोटियां ले लें। जो 25% है उसमें आपने फाइबर्स ऐड करने हैं, जो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सैलेड, जिस भी सूरत में। और जो 25% बचा है उसमें आपने कार्बोहाइड्रेट और फैट्स दोनों लेने हैं। फैट्स भी जरूरी है, फैट भी विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन हमें चाहिए। तो इसलिए प्रोटीन, फ्रूट, वेजिटेबल्स और 25% आपके। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने एक प्रोटोकॉल समझा दिया आज मेरे देखने वालों को कि आपका 1.5 लीटर इज मिनिमम वाटर की रिक्वायरमेंट है, और आपने हाइड्रेशन की फेजेस भी बता दिए। इस तरीके से आसान बंदे को समझने के लिए क्या 50% आपने प्रोटीन फरमा दिया, एक 100 ग्राम मीट, एनी फॉर्म ऑफ मीट, उसमें वेजिटेबल का क्या कितनी क्वांटिटी है, और जो कार्ब्स है अगर वो रोटी ले रहे हैं या पराठा है जिसके अंदर घी का इस्तेमाल कम है और होल व्हीट का बना हुआ है, तो पराठा कितना खा सकते हैं, रोटी कितनी खा सकते हैं, अगर चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो चावल की क्वांटिटी कितनी हो, ताकि समझने वालों को मैं चाह रहा हूँ कि आज बिल्कुल जिस तरह बच्चे नहीं बैठे होते सामने, उनको समझा दें ताकि वो अपनी डाइट की हैबिट्स बेहतर करें। मैं इसको आसान करता हूँ, आप 125 से 150 ग्राम मीट कर लें। ठीक है, पाइया? हाँ नहीं, पौना पाव, आधा पाव, 125 से 150 ग्राम मीट कर लें। उसके साथ जो आपने 55 ग्राम्स तक सैलेड बना लेनी है। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। जिसके अंदर अगर 55 को ब्रेक डाउन करूं, 1 चुकंदर, 1 गाजर, 1 मूली, 1 थोड़ी बंद गोभी ले लें। बंद गोभी, ठीक, ये आ गया। और बेसिकली ये जो हम ऐड कर रहे हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स, ये एंटी एजिंग के तौर पे कर रहे हैं। ठीक है। और तीसरी चीज है कार्बोहाइड्रेट, जो हमें सटाइटी देगी, हमें भूख को भी कंट्रोल रखता है ना। तो आप 1.5 रोटी कर लें या 1.5 रोटी, ठीक है। हाँ, और सवा 1.25 रोटी कर लें। 1.25 रोटी, ठीक है। एक से ऊपर आप 1-1.5 रोटी, तो मैं आई थिंक दैट इज। और फैट्स जो हम ऐड करें वो आप देसी घी का 1 चम्मच लें या ऑलिव ऑयल, इन दोनों में से कोई ले लें, उसको रोटी के ऊपर लगा। वाह वाह वाह, आपने तो बेहतरीन पराठा बना दिया। डॉक्टर साहब, पराठों से जो है अब तो आप हर तरफ आसानी आ गई है। तो अब जैसे रमजान आए हैं तो हमने देखा कि जी हर फ्रिज, डीप फ्रीजर में आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाएं, वो पहले से बने हुए रेडीमेड पराठे जो है ना वो अवेलेबल हैं। उसके अंदर होल व्हीट भी है, तमाम तर किस्मात जो है ना पराठों की आ गई हैं। तो इन पराठों के ऊपर थोड़ा से जरा गौर फरमाए, क्योंकि बहुत सारे यंग लोग जो हैं, जो हॉस्टल्स में रह रहे हैं, इवन डॉक्टर्स बन रहे हैं, उनको आसान लगता है। हमारे घरों के अंदर उसका जायका अलग है। बच्चा जो कि मेहनत वाला पराठा है, बलदार पराठा, होल व्हीट का, घर में तैयार हुआ, वो नहीं खाएगा। वो कहता है कि वो फलां कंपनी का जो पराठा है ना वो लाके दे दें, और उसको आपने बस तवे पे ऐसे रखा और वो पराठा तैयार। रिकमेंडेशंस की अगर बात करें तो ताजी चीज होनी चाहिए और होलसम होना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए नेचुरल को अल्ट्रा प्रोसेस फूड कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती, या फ्रोजन फूड कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। मिसाल देता हूँ, आप कॉफी पीते हैं, बीन्स अगर उसी टाइम फ्रेशली
रू करें या उन्हें उसी टाइम पीसें पाउडर करें, तो क्या उसकी क्वालिटी होगी या उसकी फ्रेग्रेंस, स्मेल, या उसे 4 दिन 5 दिन बाद पिए तो क्या होगा, तो 2-3 महीने बाद पिए तो क्या होगा। तो बेसिकली असूल क्या है, खाना ताजा होना चाहिए, जितना नेचुरल हो उतना अच्छा है। फ्रोजन नॉट रिकमेंडेड, प्रोसेस्ड नॉट रिकमेंडेड। ये एक जो फूड है उसका अपना भी स्ट्रेस होता है, क्योंकि मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है जितना भी मेरा थोड़ा बहुत तजिया है, मैं पता है फिटनेस मेरे दिल के बहुत करीब है। सो बॉडी को कि कॉर्टिसोल लेवल्स को हैंडल करने के लिए उसको गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस के बीच में फर्क नहीं पता। चाहे वो स्ट्रेस एक वर्कआउट से आ रहा है, वो भी ऑर्गन्स ले रहे हैं, चाहे उसके ऊपर कोई मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, और जब आप खाना है ज्यादा तादाद के अंदर भी अपने जिस्म के अंदर डालते हैं, सो मुझे ऐसा लगता है, इस पे थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें कि आप अपने ऑर्गन्स को फूड स्ट्रेस दे रहे हैं। और पानी जिस तरह है कि रात को जो बड़े बुजुर्ग हमने सुना है कि वो कहते थे कि इशा या मगरिब से अपने पानी की इनटेक को कट करो, सिर्फ जरूरत के तहत सिप करो, उससे पहले जो भी आपका टारगेट है 1.5 लीटर है, 2 है, 3 है, आपने मगरिब से पहले पूरे कर लेना, ताकि रात को आपकी जो ऑर्गन्स हैं उनको पानी की वजह से काम ना करना पड़े और आपको वॉशरूम कम से कम जाना पड़े और आप डीप स्लीप लें ताकि आप रिकवर करें। ठीक है। अच्छा, कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है जो कि फिजिकल और मेंटल दोनों स्ट्रेस से आता है। जो फिजिकल स्ट्रेस की अगर जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू डिजीज। ठीक है जी। और क्रॉनिक क्यूर जो भी, जैसे किसी को बुखार हो गया, किसी की हड्डी टूट गई तो बॉडी स्ट्रेस में चली गई। फिजिकल एक्टिविटी इज अ रिड्यूसर ऑफ बॉडी स्ट्रेस, कॉर्टिसोल को कम करेगा, इंसुलिन को बेहतर करेगा, तो वो हमारे लिए बेहतर है। अब मेंटल स्ट्रेस पे पहले बात नहीं थी होती, लेकिन मेंटल स्ट्रेस कॉर्टिसोल को बढ़ाता है, शुगर ब्लड प्रेशर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। कॉर्टिसोल को कम करने के जो तरीके हैं उसमें डीप ब्रीदिंग है, ग्रेटिट्यूड है, एक्सरसाइज है अच्छे वाली। अगर बॉडी एरोबिक्स इवन के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आप करेंगे तो कोर्टिसोल कम होगा। कोर्टिसोल कम होने का मतलब है लॉन्गेविटी और हेल्थ बेहतर, क्योंकि आप कहते हैं अच्छे हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे। सो ये डोपामिन रिलीज होगा तो उसके बाद ये कोर्टिसोल को कट करना शुरू करेगा। तो कोर्टिसोल को हमने कम करना है विद लेस स्ट्रेस और लेस फिजिकल स्ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ डिजीज, बीमारी से बचाना। ठीक है। दूसरी बात ये है कि रात को पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे रिफ्लक्स होता है, उससे रात को बार बार आपको वॉशरूम के लिए उठना पड़ता है, बॉडी को उस टाइम पानी का फायदा नहीं होता। तो मैं अपने जो पेशेंट्स को बताता हूँ वो यही बताता हूँ कि अगर आपने रात को 10 बजे सोना है तो 7 बजे तक अपना खाना पानी और जो चीजें हैं वो पूरी करके आप एक दफा वाइंड अप कर लें। भूख लगती है तो थोड़ा बहुत ले लें, प्यास लगती है तो सिप ले लें, एक गिलास पी लें, हाफ गिलास। हाँ, ऐसा उस तरह मुमानियत नहीं है, लेकिन जो आपकी मेजर फूड का जो बल्क है, जो फ्लूइड्स का, पानी का, दूध से जो भी लेना है वो आप 3 घंटे पहले खत्म। तो फूड स्ट्रेस के बारे में जैसे आपने बता दिया कि फिजिकल स्ट्रेस जो है वो इट्स नॉट अ बैड स्ट्रेस, बल्कि वो आपके कोर्टिसोल को कट करेगा और हैप्पी हार्मोन्स पैदा करेगा। अब ज्यादा खाना, एक्सरसाइज, अब जो एक्सेसिव खाना भी है, मतलब कि मुझे भूख जो है या मेरी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वो 2 रोटी की है और मैं जो जिद करके और आदतन जो है ना वो 6 रोटियां जो है ना वो खा के अपने आप को बड़ा महसूस करता हूँ। सो क्या वो भी ऑर्गन्स को स्ट्रेस में लेके जाता है? ऑर्गन्स बेसिकली जो हमारी अब जो जितनी भी बीमारियां हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल का मसला, स्ट्रोक है, किडनी फेलियर है, लिवर के प्रॉब्लम है, फैटी लिवर है, लिवर सुगर है, वो किस वजह से हो रही है? ज्यादा खाने की वजह से। इन्फेक्शियस डिजीजेस तो खत्म हो गई, एंटीबायोटिक्स आ गई, मलेरिया खत्म हो गया, टीबी काफी हद तक। अब जो लोग मर रहे हैं वो ज्यादा खाने की वजह से मर रहे हैं। तो वो खाने की वजह से चूंकि बीमारियां पैदा हो रही हैं, बॉडी स्ट्रेस में जा रही है, एक लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है, हार्मोनल डिसबैलेंस है, इंसुलिन और ग्लूकागोन डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इस टाइम पे मरने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ज्यादा खाना है। इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो मरने की वजूहात में से जो टॉप प्रायोरिटी या टॉप लिस्ट के ऊपर चीज है, डॉक्टर साहब ने फरमाया है, वो ज्यादा खाने की वजह से है। तो हमारा दीन भी कहता है कि जरूरत के तहत खाएं, खाने की भूख रख के खाएं। आपके मुंह से एक जो है ना एक बैड ब्रेथ आती है, इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है?
तो स्मार्ट हाइड्रेशन को अगर फॉलो करेंगे तो डिहाइड्रेशन नहीं होगी, क्योंकि हमारा खाना ऐसा है, हाइड्रेशन नहीं है, फाइबर की कमी है, और वो उसको जो है ना गौर नहीं करते जब तक कि वो बहुत ऐसे एक्सट्रीम लेवल तक चली जाए जिसकी वजह से और बीमारियां शुरू हो। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली एक अलामत है, इसके पीछे बीमारी कोई और हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, रमजान के अंदर ना एक चीज जो है, क्योंकि यूजली हम उठते हैं तो वो हम टूथब्रश जो है वो उठने के बाद करते हैं। अब रमजान में हमने टूथब्रश जो है वो सहरी के कोई औकात में, जैसे सहरी बंद हो रही है अज़ान से पहले, हमने वो कर लिया। कुछ वो चले, वो तो एक दीनी बात है, कुछ लोग कुछ जो है ना वो फिका कहते हैं कि आप बाद में भी कर सकते हैं, नुस्वाक यूज कर सकते हैं और टूथपेस्ट के ऊपर इतनी ममानियत नहीं है। बट दिस इज सर्टेन सॉर्ट ऑफ पीपल से कि जी बिकॉज ऑफ फास्टिंग आपके मुंह से एक जो है ना एक बैड ब्रेथ आती है। मुझे तो कभी ऐसी एक्सपीरियंस नहीं हुई अपनी जात के हवाले से, पर ये एक जो है ना आम फहम एक चीज है कि जो लोग अपने दिमाग में रखते हैं और अक्सर डिस्कस करते हैं। तो ये कोई बैड ब्रेथ एग्जिस्ट करती है और इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है? मुंह से जो रोजे के दौरान स्मेल आ रही होती है उसकी 3-4 बड़ी वजूहात है। नंबर 1 तो ये है कि दांतों में अगर खाना फंस रहा है, खाना फंसने की वजह से उसमें बैक्टीरियाज बढ़ रहे हैं, बैक्टीरियाज बढ़ने की वजह से स्मेल आ रही है। दूसरा डिहाइड्रेशन है, एक बहुत बड़ी वजह। पानी, अब तो स्मार्ट हाइड्रेशन को अगर फॉलो करेंगे तो डिहाइड्रेशन नहीं होगी। तीसरी, मैदे के जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह किसी के मैदे स्लो है तो वहां पे अगर फूड स्टे करता है तो उसकी फर्मेंटेशन की वजह से गैस्ट्राइटिस है, मैदे की सोजिश जिसे कहते हैं, उसके अलावा मैदा का स्लो हो जाना, अगर ये वाली प्रॉब्लम है तो भी मैदे से स्मेल आ सकती है। और चूंकि फैट बॉडी का बर्न होता है तो कीटोन स्मेल एक वो भी खास किस्म, लेकिन वो सिर्फ चंद लोगों में है। 80% लोग जो हमारे रोजादार हैं वो मुंह की स्मेल से बच सकते हैं, सिर्फ अपनी हाइड्रेशन अच्छी कर लें, मैदे के मसाइल ठीक हो और दांतों में कोई चीज फंसी हुई ना हो। आई थिंक दांतों में जो आपने सिर्फ फरमाया कि अगर दांतों में फूड पार्टिकल्स फंसते हैं तो असर वजह जो है ना बैड ब्रेथ की एक बहुत बड़ी वजह वो होती है, क्योंकि हमारा जो है ना वो टूथब्रश जो है ना कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्लीनिंग उस तरीके से हो नहीं रही। आजकल मैं देख रहा था कि लोगों ने इतने बड़े बड़े टूथब्रश जो है ना रखे होते हैं, वो पीछे आपके दांतों तक पहुंच ही नहीं पाते। टूथब्रश का तो साइज भी बड़ा सॉफ्ट टूथब्रश होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग वाले जो मामला आते हैं वो ठीक तरीके से कर सके। और उससे ना सिर्फ आपके मुंह की स्मेल बेहतर होगी, आपकी अपनी हाइजीन भी तो बेहतर हो रही है, दांतों की सेहत भी तो अच्छी हो रही है। और आई थिंक दांत जो है ना, जब खुदा ना खासा जब आपको पहली बार दर्द महसूस होता है, क्योंकि दांत एक अल्लाह ताला ने ऐसी चीज बनाई कि आपको जितना मर्जी रगड़ा लगाएं वो बड़े लंबे अरसे के बाद आपको तंग करना शुरू करती है। पर जब वो एक बार तंग करती है तो वो तिगनी का नाच जो है ना वो नचाती है। देन यू रियलाइज कि डेंटिस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल दोस ईयर जब आप मजाक करते रहेंगे, अच्छा तुम डॉक्टर हो, अपने आप को डॉक्टर समझते हो, तो आपको तब रियलाइज होता है वो कितने इंपॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक स्मेल की बात की और दांतों के अंदर जो खाना फंसने की बात की, सो इट रिमाइंड्स मी के जो मैदे की बहुत सारी बीमारियां हैं उसकी एक जो कॉज है, रूट कॉज, वो कॉन्स्टिपेशन जो है ना उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। सो और आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि हर चौथा इंसान जो है वो किसी ना किसी तरह की जो है ना वो माइल्ड सी या बिल्कुल उसमें कोई कॉन्स्टिपेशन वाली सिचुएशन के अंदर जो है ना वो फंसा हुआ है, क्योंकि हमारा खाना ऐसा है, हाइड्रेशन नहीं है, फाइबर की कमी है, और वो उसको जो है ना गौर नहीं करते जब तक कि वो बहुत ऐसे एक्सट्रीम लेवल तक चली जाए जिसकी वजह से और बीमारियां प्रॉब्लम शुरू हो जाए। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली एक अलामत है, इसके पीछे बीमारी कोई और हो सकती है, जैसे थायराइड का इशू है, कैल्शियम का इशू है, आज के अपने मसाइल हो सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिपेशन कहना तब है जब या तो तीसरे दिन भी स्टूल पास ना हो या फिर सख्त स्टूल हो जाए। अगर दूसरे दिन हो रहा है, सॉफ्ट स्टूल है, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं है, वो एक नॉर्मल हर किसी की एक हैबिट है, उसके लिहाज से करना है। और हमारे लोगों में जो कॉन्स्टिपेशन है उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो फाइबर्स नहीं लेते, पानी नहीं पीते और एक्सरसाइज नहीं करते। ये 3 काम सिर्फ कर ले, 90% लोगों में कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मतलब एक बात ऐसी है कि अभी तक हमारे पाकिस्तानी मीडिया ने इसके ऊपर डिस्कशन नहीं शुरू की। आई जस्ट वांटेड टू नो बिकॉज हमारा फॉर्मेट ऐसा है, अब गोरे जो हैं वो स्टूल टेस्ट पाकिस्तान में भी शुरू हुए हैं, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से आप लोग जो है अब डॉक्टर्स करवा रहे हैं स्टूल टेस्ट। सो ये गोरे बड़ी देर से स्टूल को देख के, इंसान के फुजले को देख के वो उसकी अंदर की सेहत के बारे में आइडिया लगाते हैं। और आई थिंक ये कदीमी दौर से ये चीज चलती आ रही है कि आप किसी भी ह्यूमन बीइंग की, इवन के किसी भी एनिमल के फुजले को देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि उसके अंदरूनी मामला किस तरीके से हैं पेट के।
सो कुछ थोड़ा सा समझने वालों के लिए कि एक स्मेल है ना, एक ऑर्डर है, तो एक तो रूटीन का आपके फुजले का या आपके स्टूल जब आप पास करते हैं एक ऑर्डर है, कुछ ऐसे स्मेल है कि जो कभी कभी आती हैं, या कुछ कलर ऐसे हैं स्टूल के कि जिससे आपको वो एक बॉडी सिग्नल दे रही होती है कि आपके अंदर ये गलत चल रहा है, और अनफॉर्चुनेटली उन सिग्नल्स को हमें बचपन से ट्रेन ही नहीं किया गया, तो हम उन सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं। अच्छा, कलर की बात की जाए तो उसके ऊपर तो बड़ी हमारे पास डिमार्केशन है, डिटेल वर्किंग है ना। लाल पखाना आ रहा है, खून आ रहा है, काला आ रहा है तो इसका मतलब है कि खून आ रहा है, हल्का कलर हो गया तो इसका मतलब है बाइल नहीं आ रही, तो जिगर का मसला है। बाइल क्या चीज है सर? अब जिगर का एक जिस तरह पित्ता, पित्ते में से एक हमारा फ्लूइड आता है जो कि फैट को जज़ब करने में मसला देता है। तो अगर स्टूल का कलर लाइट हो गया है तो जिगर के मसाइल है, जिगर के। अगर डार्क हो गया है तो मैदे के मसाइल है। जैसे काला स्टूल का मतलब है कि मैदे में अल्सर फट सकता है, वहां से जब ब्लीडिंग होती है तो स्टूल का। तो कलर जो नॉर्मली कलर है, अच्छा ग्रीन कलर है, जैसे उम्मीद तो आयरन खाया आपने, ग्रीन, अच्छा फूड जो है उससे भी कलर चेंज हो सकता है। जैसे अगर आप अभी चुकंदर का टाइम चल रहा है, तो अगर आप बीटरूट खा रहे हैं तो वो कलर बिल्कुल आपके फुजले का चेंज हो जाता है, बिकॉज वो कलर आगे रिफ्लेक्ट होता है उसके अंदर। जो भी फ्रूट या वेजिटेबल्स लेंगे उसका फुजले के ऊपर एक इफेक्ट आता है। तो स्टूल का जो कलर है उसकी इंपॉर्टेंस है विद क्लिनिकल रेलेवेंस। सही है। मसलन काला पखाना आ रहा है, काला पखाना आ सकता है मैदे का अल्सर फटा हो, या आपने जस्ट आयरन की टैबलेट ली हो, कुछ सही है, उससे भी, या गर्मी होगी हो बहुत ज्यादा, गर्मी से नहीं, मैदे की गर्मी ऐसे ब्लैक स्टूल नहीं हो। ब्लैक स्टूल आयरन की वजह से आ सकता है, ब्लीडिंग की वजह से आ सकता है। ये कहने का मतलब है कि इसमें बहुत बड़ा मसला भी हो सकता है और कुछ भी सिर्फ कुछ भी नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब इसमें ये बता दें कि जिस तरह आपने हम इसी को लेके चलते हैं कि ब्लैक स्टूल की बात करते हैं, सो वो एक बार आया या आपने को आयरन ज्यादा कर लिया, एक्सेसिव कर लिया, कुछ इस तरह की चीज होगी, सो उसको मॉनिटर जो घर पे है इनको मार्कर्स को ये कब समझा जाए कि वो बार बार आ रहा है, तो समझा जाए कि अंदर कोई प्रॉब्लम है, और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? अच्छा, ब्लैक स्टूल आ गया है और उसकी आपने आयरन या कोई मल्टीविटामिन नहीं लिया तो फौरन से जाना चाहिए, फौरन से, एक के ऊपर ही। ब्लैक स्टूल का मतलब है ब्लीडिंग का मतलब है जानलेवा मसला। तो इसलिए ब्लैक स्टूल के साथ बहुत ज्यादा कंसर्न है। हाँ, अगर थोड़ा लाइट कलर हो गया तो आप उसे इग्नोर भी कर सकते हो, थोड़ा ग्रीनिश हो गया तो उसे इग्नोर कर सकते हो, ज्यादा ब्राउन हो गया तो उसे भी इग्नोर कर सकते हो, लेकिन ब्लैक को नहीं कर सकते। सो जो चीज है जो अपने डॉक्टर के पास कब भागना है वो आपको आज समझ आ गई। ब्लैक और मेरून जो ब्लड जैसा है, तो उस टाइम पे जो है दैट इज योर बॉडी इज गिविंग यू सिग्नल्स, और फिर आपने एक एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लेनी। अच्छा डॉक्टर, मूविंग ऑन, जिस तरह फैटी लीवर है, अच्छा अब ये एक नई चीज मैंने कुछ अरसे में खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि जरूरी नहीं आप उसके लिए मोटे हैं, हाँ, और जरूरी नहीं है कि आप ओबीस हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड है, आप नजर आ रहे हैं आप मोटे हैं, आप पतले से हैं, छोटा सा आपका पेट है, और आपको पता चला कि जी मसला क्या है, जो मैंने डॉक्टर को चेक कराया, टेस्ट कराया, तो मेरा फैटी लीवर है। सो इसके बारे में थोड़ा सा फरमा दें कि ये फैटी लीवर के साइंस क्या है, मार्कर्स क्या है, और फिर अगर अभी को देख रहा है और रमजान की बरकत में से अगर फायदा लेना चाहता है फास्टिंग का, तो कैसे अच्छी फास्टिंग करके वो अपने फैटी लीवर को कंट्रोल कर सकते हैं? फैटी लिवर या जिगर की बीमारियों का सबसे बड़ा मसला ये है कि जिगर कोई सिग्नल नहीं देता जब तक वो 80% खराब नहीं हो चुका हो। फैटी लिवर के अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, पता लगता है फैटी लिवर है, उससे पहले उसकी कोई अलामत नहीं होती। हाँ, कुछ लोगों में हो सकता है हल्का फुल्का सा भारीपन जिगर की साइड पे, क्योंकि जब अलामात आना शुरू होती हैं, जैसे पीलापन है आंखों का, पेशाब का पीलापन है, पखाने के प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग है, पेट का फूलना है, तब तक जिगर काफी हद तक खराब हो चुका। ठीक है। तो इसलिए हमें जिगर के मामले में अपने गाहे बगाहे टेस्ट करवा के चेक करते रहना चाहिए कि जिगर ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और कौन से टेस्ट हैं जिगर टेस्ट? LFTs और अल्ट्रासाउंड करवाए जा सकते हैं हर 6 महीने। अच्छा, LFTs और अल्ट्रासाउंड आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, और एटलीस्ट मिनिमम 1 साल के बाद कराएं, सो दैट यू नो कि आपके ऑर्गन्स की हेल्थ किस तरह की, हेल्थ कैसी है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आपका वजन ज्यादा है, फैटी लिवर होने के चांसेस ज्यादा है, कम है तो कम है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। लेकिन ये भी मुमकिन है कि वजन बिल्कुल ठीक है फिर भी फैटी लिवर। उसकी क्या वजूहत है?
लीन फैट है हमारी जेनेटिकली, साउथ एशियन जो इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं उनमें ये जेनेटिक प्रॉब्लम है कि विदाउट ओबेसिटी, मोटापे के बगैर भी फैटी लिवर हो जाए। मोटापे के बगैर भी फैटी लिवर, आई थिंक वो बेसलाइन वही है कि आप उसके टेस्ट कराएं ताकि सो दैट यू फाइंड आउट। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अब तलन की बात हम कर रहे हैं और अभी आपको पता है जैसे रोज़ा रमजान है, हर गली के अंदर जो है आपने देख लिया रेडियां लग गई हैं और उसके ऊपर तलन के जो है वो पहाड़ों के हिसाब से जो है ना चीजें तल के लोग जो है वो बाहर रख रहे हैं, वो मतलब कि दुनिया की जो है ना वो तली हुई चीजें, और मतलब कि लिटरली आप अफ्तार से पहले जो है जो कि गुंजान आबाद इलाके हैं उनके अंदर आप अगर आप देखेंगे तो वो ढेर के ढेर वो लगे होते हैं। अब ये तो बहुत मुश्किल आज के दौर में किसी को आप ये कहते हैं कि तलन तुमने पूरे रमजान में खानी नहीं है। अगर आप देख रहे खाना चाह रहा है तो कितने दफा खाए जा सकती है, मतलब रमजान में कितनी बार वो टेस्ट कर सकता है और क्वांटिटी किस तरीके से उसको लेकर? वो जो हमने 25% प्लेट का कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के लिए रखा है फिट करना है, उसी में उसे फिट करें। एक आधा पकोड़ा ले लें, 2 ले लें, 3-4 दिन बाद एक समोसा खा लें। तो लेकिन अब देखें बेसिकली मसला ये नहीं है, मसला ये है कि क्वालिटी ऑफ फैट कैसा है। अगर तो आप देसी घी में बना लें या ऑलिव ऑयल यूज करके बना रहे हैं तो उस तलन से हमें इतना मसला नहीं है। हमें उस तलन से मसला है जो तीसरी चौथी 5वें महीने तक जो ऑयल यूज हो रहा है और रीयूज होता जा रहा है, उसी में डलते जा रहे हैं, वो मोबाइल लगना शुरू हो गया रादर देन के कुकिंग ऑयल। उसने अंदर जाके सिर्फ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम नहीं करना, उसने इवन के जो उसमें कार्बन बन चुका है उससे कैंसर तक हो सकता है। तो हमें जो इश्यू है फैट, गुड फैट लें, आप ड्राई फ्रूट्स खाएं, आप अच्छी फिशेस खाएं, आप ऑलिव ऑयल जितना मर्जी लें। हम प्रोसेस्ड ये ऑयल को भी अवॉइड करवाना चाह रहे हैं, आप देसी घी खाएं या ऑलिव ऑयल खाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से भी एयर फ्रायर भी है, तो अगर हम पकोड़े या समोसे उसी तरह बन के उसमें मैदा शैदा तो चला गया उसके अंदर और हम उसको एयर फ्राई कर रहे हैं, या अब एयर फ्राई की जगह पर अगर किसी के घर में एयर फ्रायर नहीं है तो उसको स्टीम कर लेते हैं या वो किसी तरह उसकी बुनाई का सिस्टम बना के उसको भून लेते हैं किसी भी तरह का ऑयल यूज किए बगैर, या ऑयल हल्का फुल्का ऊपर लगा तवे पे डाल के उसे पका मतलब किसी भी तरीके से उसको पका लेते हैं। तो वो दैट इज मैदा तो अच्छा है, मैदा अच्छा है, मैदा अच्छा है, दाल से बनता है ना, चने से या दाल से, जिससे और सॉरी ये बेसन अच्छा है, मैदा नहीं अच्छा, मैदा नहीं बेसन अच्छा है। जो चने हम खाते हैं जिसको हेल्दी समझाते हैं, बेसन तो उसी को कूट के ही कि वो बेसन है। तो आप कह रहे हैं कि बेसन में वो लाल मिर्च और जो वो तलन हो रही है, दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर आप बेसन किसी और फॉर्म में, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं तो अराउंड द ईयर बेसन की रोटी बहुत एंजॉय करता हूँ और लोग कहते हैं जी बेसन है वो आपको आपकी एकदम से शुगर भी नहीं बढ़ाएगा, शुगर स्पाइक नहीं करेगा, उसमें प्रोटीन भी है और वो सेटिस्फाइंग जो है वो ज्यादा है। अच्छा, जो सैलेड हमने 25 से 30% रखना है उसमें लोबिया बहुत अच्छा है, लोबिया भी ऐड। तो दालें चने इनसे मसला नहीं है, ये अच्छे हैं। मसला है वो बार बार जो फ्राई हुआ है ऑयल, एक तो वो उससे प्रॉब्लम है, और दूसरा जो उसमें आलू वगैरह डालते हैं वो मुनासिब मिकदार में डालें। मिक्स सब्जियां करके बेसन लें, मिक्स सब्जियां लें, उनका पकोड़े बनाएं और एयर फ्रायर में करें, जितना मर्जी खा लें, कोई मसला नहीं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये तो बड़ी डॉक्टर साहब ने सोल्यूशन दे दिया है कि अगर आपके पास एयर फ्रायर है या अगर आप किसी भी तरीके से बनाई कर सकते हैं, तमाम प्रोटोकॉल्स वही है, सिर्फ एक स्टेप स्किप कर देंगे, आपने उसको फ्राई नहीं करना और आप जितना मर्जी जो है वो जितने मर्जी मिला दिए कि अपने पोर्शन के अंदर रहते हुए जितना मर्जी वो हेल्दी हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक और जंग चल गई, क्योंकि आप माशाल्लाह जब से इंटरनेट आया ना तो डॉक्टर्स ने, इन्फ्लुएंसर्स ने फिटनेस के और वो जो खुद साख्ता जो है वो चैट जीपीटी पढ़ के जो है ना वो वीडियोस डाल रहे हैं। अब समझ नहीं आती अच्छा क्या है बुरा क्या है। अब पहले हमने सुना था फ्रूट खाएं, रमजान है तो वो तो फ्रूट की रेडियां सजती थी, घरों में फ्रूट चाट बन रही है, ठीक है, उसमें से निकाल दे चीनी वीनी एलिमेंट निकाल दे, नेचुरल है। अब वो कुछ साइंसदान जो कहते हैं अब आपने फ्रूट भी देख के खाना है, क्या देखना, मतलब कि हम कहते हैं जी हम पेट भर के फ्रूट खाना चाह रहे हैं, या हम मिक्स चाट जैसा हमारे पास बनती है। अब कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स ये कहती है कि आपने फ्रूट्स को मिक्स नहीं करना, क्यों भाई, ये कोई केमिकल है, इसको मिक्स नहीं करना, कि अगर आप सेब खा रहे हैं तो आप सेब खाएं, आपने चाट नहीं बनानी, 2-3 फ्रूट 4 फ्रूट को मिक्स नहीं करना। ये भी कोई हकीकत है या सिर्फ मोनेटाइज चैनल्स के ऊपर पैसे कमाने के तरीके? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब सब्जियां और फ्रूट्स, इसके लिए जो एक साइंटिफिक एविडेंस है ना वो ये है कि लॉन्गेविटी इंक्रीज्ड विद इफ यू ईट रेनबो। रियली? रेनबो इज द मिक्सचर ऑफ एवरी फ्रूट और वेजिटेबल्स इकट्ठे करते हैं डिफरेंट कलर्स को, रंग बिरंगी। जितनी आपकी प्लेट रंग बिरंगी होगी उतना आपका हेल्थ बेनिफिट है
एंटी एजिंग। लॉन्जेविटी इज समथिंग, अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एवरेज एज जो है 55 to 60 ईयर्स के ऊपर आ गई है, और अभी भी वेस्ट के अंदर वो 70 साल का बंदा जो है ना वो फिट है। तो वो लॉन्जेविटी समथिंग कि आपकी एज बड़ी हो। जो ब्लू जोन्स के अंदर 100+ एज है, दे आर मोबाइल, अपने पूरे काम कर रहे हैं 100+ में। वो तो सोच ही नहीं रहे होते कि हमने कभी रिटायर हो। ये इस तरफ चले जाना, जापानीज एंड चाइनीज हैं, सो उनके पास आप 60 साल का बंदा भी नहीं पहचान सकते कि 60 का है वो। असल में तो एक तो ये कि उनकी डाइट अच्छी है, प्लस उनका माइंडसेट बड़ा चेंज है। माइंडसेट एक्सरसाइज। हमारे पास 28 साल एक एवरेज एज है जिसमें शादी हो जाती है, पहले भी हो जाती है बाद में भी होती है, एक एवरेज एज है। सर बाय द टाइम आपके बच्चे हो गए तो आपको एक ही जुमला सुनूंगा, अब तूने क्या करना है यार, अब बच्चे हो गए, अब तू जिम क्यों जा रहा है, फिट क्यों रह रहा है, व्हाई यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ के। तो जहरी बात है वो बंदा फिर 40 साल के अंदर जो है ना उसका कबाड़ा मुकम्मल निकल चुका होता है। 50 साल के अंदर वो कहता है अब रैप अप करना शुरू करूं, बाय 60 वो मेंटली तौर पे शट ऑफ अपने आप को वो कर चुका होता है। बस एक्सरसाइज है, एक स्ट्रेस कम करने हैं, अपने कोर्टिसोल को जो कंट्रोल रख लेगा वो एंटी एज। मेरे ख्याल में जो एक चीज जो एंटी एजिंग सबसे अच्छी है वो है कंट्रोल योर कोर्टिसोल। आई थिंक कोर जो है वो किसी भी बीमारी की आपकी एंटी एजिंग स्किन की जो हेल्थ है वो आपकी कोर्टिसोल के ऊपर है। अगर आपने अपने कोर्टिसोल को मान के स्ट्रेस को कि जिन को काबू कर लिया, सो फिर एज इज जस्ट अ नंबर। आपकी एज उस तरीके से फिजिकल मेंटल एवरी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस, बीमार जब हो गए तो स्ट्रेस आएगा, अगर बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड हो तो स्ट्रेस आएगा। अगर इस चीज को कंट्रोल कर लिया, द बेस्ट एंटी एजिंग इज कोर्टिसोल। उसको नेगेटिव करो। डॉक्टर साहब एक चीज बहुत ज्यादा जो है ना वो सुनी जाती है कि आप अफ्तार के बाद जो है ना वो बंदा पूरा दिन भी सोया हुआ ही है, मतलब कि सोया जागा ही है, और अफ्तार के बाद जो है ना वो कहते हैं कि जी हम लथार्जिक हो गए, सो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये लथार्जिक पन जो है उनका खत्म होता है जब तमाम जिम रात 11 बजे के बाद बंद होते हैं, तो ये दोबारा से जो थके हुए लोग हैं एक्टिव होते हैं, और ये टिल सहर जो है इन्होंने एक्टिव रहना होता है। तो ये कोई लथार्जिक पन वाली बात जो है क्या ये वाकई है या ये मेंटली साइकोलॉजिकली? साइकोलॉजिकली नहीं है, इसका पूरा साइंटिफिक एविडेंस है। खाना बहुत ज्यादा खा लिया, सही है, अब खून तो उतना ही है, उसने या हजम करना है या दिमाग को अलर्ट करना, ठीक है जी। तो सारा जो ब्लड फ्लो है वो आ जाएगा स्टमक की तरफ या हाजमे के निजाम की तरफ, मेरा और आंत की तरफ। तो फ्लो ब्रेन को, मसल्स को कम हो गया। ये एक वजह है लथार्जी की। दूसरी वजह कार्बोहाइड्रेट्स जब बहुत ज्यादा ले लेते हैं तो इंसुलिन स्पाइक होगी। इंसुलिन जब स्पाइक होगी तो एनर्जी लेवल्स को लो कर देगी, ठीक है। तो ये दो बड़ी मेजर है। तीसरी वजह जब पानी बहुत ज्यादा ले लेते हैं तो पेट फूल जाता है, वो मोबिलाइज होने में इश्यू आते हैं। तो अगर नंबर 1 अपना जो इफ्तार है उसमें कार्ब्स कम कर दे, ठीक है, हाइड्रेशन मॉडरेट कर दे, और तीसरी चीज जो अगर आपने 100% जो अपना टारगेट रखा है ना उसका 70% कर दे, ठीक है, पोर्शंस में खा ले तो लथार्जी आप सिर्फ मेरा ख्याल है मगरिब की नमाज की ब्रेक ले लें तब भी आप जो है ना, क्योंकि वो एक सिलसिला टूट जाता है, तो फिर आपकी जो खाया आपने थोड़ा अफ्तार किया वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज थोड़ा बहुत। माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है इस सारे सिनेरियो में, क्योंकि असर के बाद एक माइंड बनना शुरू हो जाता है कि अब मैंने तबाही भेज तो क्या तबाही जो भी चीज देखनी है ना उस टाइम सब कुछ अच्छा। तो उस टाइम पे अगर आप खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, जस्ट आफ्टर द इफ्तार आप नमाज पढ़ लेते हैं और थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, तो ये सारा सीधा हो जाएगा। डॉक्टर साहब एक आम फहम चीज ये भी है कि लोग ना डायरेक्ट खाना खाते हैं, मतलब अफ्तार में एक तरह का वो आपको लंच कह लें, डिनर कह लें, कुछ भी कहें, वो खाना खाएंगे, और एक माइंडसेट वो है कि वो पूरी अफ्तारी करेंगे और उसके बाद वो नमाज की ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर तकल्लुफ जो है ना वो डिनर लगाया जाएगा। तो थोड़ी सी इसमें भी रहनुमाई फरमा दें कि खाना खाना ज्यादा बेहतर है कि कोई आप बाउल ऑफ फ्रूट खाएं, और आपने कहा दाल है, कोई दाल स्टीम हुई दाल ले लें, उसमें लेमन निचोड़ लें, लोबिया है, इस तरह चने लोबिया इस तरह की जो चाट है वो आप चाट इस्तेमाल कर लें। तो क्या बेहतर चीज क्या है अफ्तार के? सबसे बेहतर तो ये है कि अफ्तार करें, खजूर खाएं और उसके बाद नमाज की ब्रेक लें। सही है जी, ठीक हो गया। उसके बाद आप अपना मील ले लें। अब आप उसे अफ्तार कह रहे हैं, डिनर कह रहे हैं, या जो भी कह रहे हैं उसे हम मील कह देते हैं। और मील का असूल वही है 50, 30 और 20 के उसमें प्रोटीन अच्छी हो, 30 वेजिटेबल्स हो, और 20% फैट्स और कार्बोहाइड्रेट। वो आपने
इवन कि अगर आपका पेट नहीं भर रहा, आप ज्यादा भी कर सकते हैं। 150 ग्राम हमने कहा था, आप 250 कर लें। 250 डिपेंडिंग ऑन कि आपकी एपेटाइट क्या है, आपका वेट क्या है, बॉडी वेट क्या है। 2 की बजाय 4 सेब खा लें, हमें उस पर एतराज नहीं, हमें सिर्फ इस तनासुब का मसला है। सो आई थिंक मेरा ख्याल है कि अब आप सबको अफ्तार और सहर की प्लेट समझ आ गई है। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक चीज समझाई है, और आई होप कि आपकी अफ्तारी की और सहर की प्लेटें इसी तरह नजर आए, क्योंकि हमारा खाना ऐसा है, हाइड्रेशन नहीं है, फाइबर की कमी है, और वो उसको जो है ना गौर नहीं करते जब तक कि वो बहुत ऐसे एक्सट्रीम लेवल तक चली जाए जिसकी वजह से और बीमारियां शुरू हो। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली एक अलामत है, इसके पीछे बीमारी कोई और हो सकती है। मार्कर्स को ये कब समझा जाए कि वो बार बार आ रहा है तो समझा जाए कि अंदर कोई प्रॉब्लम है, और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। ग्रीनिश हो गया तो उसे इग्नोर कर सकते हो, ज्यादा ब्राउन हो गया तो उसे भी इग्नोर कर सकते हो, लेकिन ब्लैक को नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्योंकि फास्टिंग तो हमारा तो 1400 साल से अल्हम्दुलिल्लाह दीन ने बताया हुआ है कि आपने महीने में, साल में एक बार आपने फास्टिंग करनी, उसके अलावा नफली रोजे भी हैं, वो तमाम तर चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं, पर एक इंटरमिटेंट फास्टिंग भी अभी एक कॉन्सेप्ट जो है वो लेटली 5 साल के अंदर जो है ना बहुत आम होना शुरू हो गया है। उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसानात भी हैं, बट वो वेट लॉस के ऊपर लोगों को लगता है इफेक्टिव है। सो ये जो महीना है जिसको हम ना इबादत में प्रॉपर तरीके से सर्व करते हैं और ना हम अपने आप को बेहतर दिखने के अंदर सर्व करते हैं, अक्सर और औकात लोग जो है ना अपने कुर्तों के अंदर ईद पे फंसने की शिकायत करते हैं। पेट एक तरफ है, बाकी एक तरफ है। ये जो माँ है ये कैसे फिटनेस के लिए, अपने वजन के वेट लॉस के लिए, अपने आप को शार्प दिखाने के लिए मेंटली और फिजिकली ये हम यूज कर सकते हैं। शार्प मेंटली और फिजिकली, मेंटली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो दिखाने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है, अपने बॉडी का फैट कंटेंट और मसल कंटेंट की जो रेशियो है वो रिवर्स कर दें। ठीक है, पहले हमारा फैट ज्यादा है, फिर हमारा मसल ज्यादा हो जाए। उसके लिए जो हम अमूमी तौर पे लोगों को बताते हैं, असर से शुरू करके सुबह फजर तक का प्लान वो ये है कि असर की नमाज के बाद आपने वॉक करने के लिए निकलना। 19 मिनट लगते हैं किसी भी बॉडी को एक्टिव होने के लिए। अगर अभी हम वॉक करने जाए फैट बर्न स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, फैट जोन में जाने के लिए, फैट जोन में उससे पहले वो क्या फ्यूल किससे ले रहा होता है, एनर्जी ग्लूकोज। बिल्कुल, लेकिन रमजान में इसका आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे, चूंकि हमारा ग्लूकोज तो है नहीं और रोजा जो का एंड वाला टाइम चल रहा है, तो हम बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं फैट बर्निंग मोड में। तो अपने 45 मिनट पहले घर से बाहर निकल जाएं, वॉक करें, 3-4-5 मिनट पहले आए, वुजू करें, अपनी दुआएं मांगे। अगर आप 7 मिनट पहले भी आना चाहते हैं तो अपनी दुआएं मांगे, अफ्तारी करें। उसमें आपने ड्रिंक्स में शरबत नहीं लेने, सादा पानी ले लें, दूध ले लें, नेचुरल ड्रिंक्स ले लें, ठीक है, और उसके साथ खजूर ले लें। फ्रेश जूस यूज कर सकते हैं। फ्रेश जूस भी बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं, फ्रूट खा लें, फ्रूट्स आर बेटर। और साथ उसके आप कोई अपना पीस ले लें चिकन का या फिश का। उसके बाद अपनी नमाज पढ़े, नमाज के बाद अपना मील ले लें। मील के बाद जब आप जोन्स आपके साथ साथ चल रहे हैं, स्मार्ट हाइड्रेशन भी करते जाएं, तरावी पढ़ेंगे, उसमें भी आपका बेहतर हो जाएगा, वर्कआउट थोड़ा होगा, कैलोरीज बर्न होंगी। उसके बाद जो सहरी वाला टाइम है, आपने 20 मिनट पहले अपना सब कुछ डन करके थोड़ी वॉक कर लेनी है। उससे आपको तेजाबियत भी नहीं होगी, ब्लॉटिंग भी नहीं होगी, और आपके एनर्जी लेवल्स भी अच्छे रहेंगे। तो ये अगर प्लान को फॉलो कर लें तो 80% तक चांसेस है आपका फैटी लिवर रिवर्स हो जाएगा। उसके अलावा मेटाबॉलिक हेल्थ सही होने का मतलब है शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के मसाइल बेहतर होंगे, और फिजिकली, मेंटली, इवन की स्किन बेहतर होगी। आपकी जो बोन हेल्थ है वो बेहतर होगी। आई थिंक बोन हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसकी डेंसिटी मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि विद पैसेज ऑफ टाइम आपकी बोन्स जो है वो घिसना शुरू होती हैं, और फिर आपको बहुत लेटर रियलाइज होता है कि मेरी खवातीन में तो बहुत मसाइल है ऑस्टियोपोरोसिस के। तो हर चीज हमने अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो एक प्रॉपर वे में आप रमजान से जब गुजर के जाएंगे तो आप मेंटली भी बेहतर हो जाएंगे और फिजिकली। आई थिंक डॉक्टर साहब ने तो तमाम फिटनेस ट्रेनर और वो जो बूट कैंप्स लगते हैं ना फिटनेस के, रमजान में उनकी छुट्टी करा दी। उन्होंने कहा जी कि आप आधा घंटा 40 मिनट जो है ना वो असर के बाद वॉक करें और 3-4 मिनट पहले आ जाएं और आके अपना इफ्तार करें, और आपके मामला जो है ना बेहतर के चले जाएं। तरावी भी तो पढ़नी है, उसमें भी फिजिकल एक्टिविटी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो क्योंकि हमने अभी अब मैंने देखा कि जितना भी कंटेंट है वो मेनली लोग फिजिकली अच्छा दिखने की, दिस इज समथिंग कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने अपनी गाड़ी रखी हुई है,
उसमें बड़े शानदार रिम लगाए हुए और अंदर आपकी गाड़ी के अंदर जो है ना वो कूड़ा करकट है, आपकी गाड़ी अंदर साफ नहीं हुई। सो मैंने तो अंदर बैठ के गाड़ी को एंजॉय करना है। सो एस्थेटिकली जो मतलब एक्सटीरियर जिस तरह भी दिख रहा है वो लोगों ने देख के एंजॉय करना है। सो हम अपनी जब बॉडी के ऊपर आते हैं या हमारी फिजिकल अपीयरेंस उस पे आते हैं तो वो तो दूसरे ने देख के एंजॉय करना है। मैं अंदर से कैसे फील कर रहा हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ कितनी इंटैक्ट है, मेरी ऑर्गन्स की हेल्थ कितनी इंटैक्ट है, उसने मुझे एंजॉय करवाना है ऐसे ही। सो अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो रमजान है और जो ये फास्टिंग है, इसका क्या असर है एंजाइटी पे, डिप्रेशन पे और मेंटल हेल्थ पे? ऑब्वियसली भूख जब लगी होती है आपका मूड तो खराब डिस्टर्ब होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दिस इज व्हाट द रमजान इज फॉर, कि आपने खुद को कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी ये थोड़े बढ़ जाते हैं। ठीक है। रोजा जब भूख में हो आप सारा, और डिहाइड्रेशन की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आप इसमें कंट्रोल करना खुद को सीख जाते हैं तो जैसे ही रमजान आप क्रॉस करके आगे जाएंगे 11 महीने तो आपने कुव्वत बर्दाश्त बेहतर हो चुकी होगी। तो मेंटल हेल्थ के लिहाज से, और दूसरा हर चीज स्लो हो जाती है। तो पेस जो है आजकल एक बहुत बड़ी ये ब्लेसिंग है जब कोई चीज स्लो हो जाए, स्लो हो जाएगी, आप में कुव्वत बर्दाश्त बेहतर हो जाएगी। उसके अलावा आपके पास टाइम होता है टू थिंक ओवर यू कि मैंने कैसे करना है, क्या करना है, तो क्या गलतियां की, मैंने कैसे बेहतरी करनी है, अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम आपको मिलता है। तो ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए रमजान बहुत बेहतर। तरावी पढ़ने जाते हो आप, जो गैदरिंग्स वो अटेंड करते हो जिसमें आप लोगों से भी मिलते हो, जिसमें आप कम्युनिटी डेवलपमेंट का टाइम है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो रही होती। तो ये ओवरऑल एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा पैकेज है। आई थिंक जब आपने खाना फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ना खाया हुआ, यू आर इन अ स्टेट ऑफ फास्टिंग, सो जो इबादत का मजा आता है और जो आपकी रूह उस टाइम पे परवाज की हुई होती है और उसकी जो कनेक्शन है वो बड़ा ही बेहतरीन बना होता है। जब पेट भरा हुआ हो तो मुझे एट टाइम ये फील होता है कि ना आपकी फिजिकल वर्कआउट अच्छा हो पाता है और ना आपकी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी उस तरीके से बन पाती है जो कि जब आपका पेट खाली हो जब वो बनती है। ठीक आप कह रहे हैं कि जब खाली पेट हो तो हमारा फोकस जो सा है वो ज्यादा बेहतर होता है, हम ज्यादा अलर्ट। एंड आई थिंक अल्लाह ताला को किसी के भी फाकों की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस तरह आपने फरमाया कि अगर आपको कुव्वत बर्दाश्त, जो कि मुझे लगता है हमारे माशरे के अंदर काम हो गई है, और हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने उसका एक टेस्ट केस देखना है तो स्कूल के सुबह लगने के टाइम पे और छुट्टी के टाइम पे आप गाड़ियों में जो हरकतें और रोड पे हो रही होती हैं, सो अगर आप वो देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका पेशेंस लेवल एज अ सोसाइटी आप कहाँ पर फॉल करते हैं। रमजान में भी खैर सड़कों पे बहुत सर आप देखिए असर के टाइम पे आप जब ऑफिस की छुट्टी का टाइम होता है तो आए बगैर लोग कह बेचारे वो जो मोटरसाइकिल पे जाते हैं रुक रहते हैं कि हाजी साहब ना करें, रोजा क्यों खराब करें, पर हाजी साहब जो है ना फुल अपने थ्रॉटल में कहते हैं या तू रहेगा या मैं रहूंगा। बेसिकली ये बर्दाश्त का एक बहुत बड़ा सबक देता है रमजान हमें। तो वो क्यों देता है सबक? क्योंकि मूड खराब हो रहा होता है, गुस्सा चिड़चिड़ापन, उसी को तो रोकना है, उस फीलिंग को कंट्रोल करना। और अगर आपने वो फीलिंग कंट्रोल करना सीख ली तो आपने इसमें बताया कि ये इस्लाह जो है वो अक्रॉस अराउंड द ईयर आपके अंदर रहेगी और फिर सोसाइटियां जो है ना अपने असल तनासुब के अंदर आए थे जिनको अपने ऊपर, अपनी फीलिंग्स के ऊपर, अपने मेंटल माइंड के ऊपर कंट्रोल आ जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग इन। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर रमजान। और आपने जिस तरीके से आज मेरे देखने वालों को, सुनने वालों को चीजें समझाई हैं, सो आई थिंक मेरा ख्याल है कि आप अगर डॉक्टर साहब के पास, आई नो कि मैं डॉक्टर साहब को जानता हूँ एक निजी हैसियत के अंदर, ये बड़े ही बेहतरीन डॉक्टर हैं, बड़े ईमानदार डॉक्टर हैं और अपने हर पेशेंट को टाइम देते हैं। पर जिस तरीके से आपने चीजें आज आसान करके समझा दी हैं, तो इसके बाद अगर आप इसको नहीं इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो मैं वो कहूंगा कि जो मर्जी कर लें, जिसने नहीं समझना उसको आप नहीं समझा पाते। माइंडसेट से स्टार्ट होना सब कुछ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो सोशल मीडिया पे जाके अपनी राय से आगाह जरूर कीजिए।